रिकॉर्डिंग शुरू कर लेता हूं। इसमें पता क्या होगा, एक और बात होगी कि भाई वाटर के साथ साथ अपन को अब कॉपर इलेक्ट्रोड है, कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड थोड़ी है, रिएक्ट भी कर सकता है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल अपन को पता है पॉजिटिव होता है, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ना कॉपर +2 से कॉपर में, वो +0.34 होता है। तो फिर अपन कहेंगे कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर अपन कॉपर के लिए लिखेंगे, कॉपर इनटू कॉपर आयन अगर अपन लिखेंगे तो इट इज -0.34। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन कहेंगे कॉपर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अगर अपन चेक करेंगे ना, कॉपर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो इन सब में ज्यादा है। अब अपन कहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन सल्फेट देगा, ये देगा, या फिर कॉपर इनटू कॉपर कन्वर्ट होगा, कॉपर आयन कन्वर्ट होगा, मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, ये डिसॉल्व भी हो सकता है, दैट इज डिकम्पोजिशन। तो ये इलेक्ट्रॉन रिएक्ट कर सकता है। तो अपने पास यहां पर क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन अंदर आया, जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, तो कॉपर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सल्फेट भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वाटर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कॉपर देगा। कॉपर क्यों देगा, क्योंकि उसका एसओपी वैल्यू सबसे ज्यादा है। ये कैथोड रिएक्शन है, और अपन एनोड रिएक्शन में लिखेंगे भाई कॉपर मेटल जो है वो कन्वर्ट होगा कॉपर आयन में, दैट इज एट द एनोड रिएक्शन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। सो द सेल रिएक्शन इज, जब अपन सेल रिएक्शन लिखेंगे उस सेल रिएक्शन में अपन कहेंगे दैट विल बी कि भाई ये कॉपर जो है, कैथोड प्लस कॉपर, ये गिव्स यू कॉपर +2, वो एनोड वाला कॉपर प्लस कॉपर, दैट विल बी द सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन है। तो ठीक है, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल था, वी गॉट दैट। कि अब इसमें अपन से ये पता चल गया अपन को कि अगर डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोड यूज होंगे तो फिर हम कैसे सॉल्व करें। जनरली अगर अपन को पता है तो कॉपर का प्यूरिफिकेशन जो अपन को छोटे क्लासेस में पढ़ाया गया, उसमें अपन क्या करते थे, इधर इम्प्योर कॉपर लेते थे, उधर प्योर कॉपर लेते थे और डिसॉल्व करते थे उसे वाटर में। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर जो है, कॉपर सल्फेट से प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, मतलब कॉपर एक कैथोड ले लेंगे अपन प्योर कॉपर, और एनोड ले लेंगे अपन इम्प्योर कॉपर। और उसके बाद जब अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो जितना कॉपर इधर डिपॉजिट होगा उतना ही कॉपर इधर डिसॉल्व होगा। सो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर व्हिच इज गोइंग टू डिपॉजिट ऑन द कैथोड इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर व्हिच इज गोइंग टू डिसॉल्व फ्रॉम द एनोड। मतलब कॉपर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कांस्टेंट रहेगा। तो अगर अपन से पूछेंगे बताओ कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे और कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कॉपर सल्फेट के कंसंट्रेशन में क्या चेंज आएगा, तो अपन कहेंगे कॉपर सल्फेट के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। सो देयर विल बी नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, क्योंकि जितना कॉपर डिपॉजिट होगा उतना ही कॉपर डिसॉल्व भी हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन इसमें कांस्टेंट रहेगा। अपन सिल्वर इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हैं, सिल्वर इलेक्ट्रोड भी यूजिंग राइट ना, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, वैसा भी हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ये तो डिफरेंट रिएक्शंस थे, इसमें और भी अपन लिख सकते हैं, बट अपन अब एप्लीकेशंस की बात करेंगे उसमें अपन लिखेंगे। इसमें भी अपन और भी लिख सकते थे, अपन इसी को यूज करते हैं, मतलब यूजिंग डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइसिस। ये सारे जो अपन ने इलेक्ट्रोलाइसिस लिखे हुए हैं, ये सारे इलेक्ट्रोलाइसिस फैराडेज लॉ को फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हालांकि अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता अपन उनको उसको पढ़े फैराडेज लॉ को या ना पढ़े, लेकिन फिर भी अगर अपन को थोड़ा सा आइडिया होगा कि फैराडेज लॉ क्या होता है तो हमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी, क्योंकि अपन को आइडिया होगा ना कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या क्या अपन बता सकते हैं। तो मैं पहले आपको फैराडेज लॉ बताऊंगा, उसके बाद अपन फिर इनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे एक एक करके, बिकॉज फिर इजी सारे एप्लीकेशन फिर रिपीटिशन शुरू हो जाता है। जैसे आप देखोगे वाटर का रिएक्शन आप एक बार बता दो, हमें समझ में आ जाएगा वाटर के साथ करना क्या होता है। तो वो एक कंसेप्ट होगा, वो अपन देखेंगे। तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लिख लेते हैं, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो होते हैं उनको अपन कहते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सो फैराडेज लॉ, दैट इज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वो अपन को कर लेते हैं। तो फैराडेज का जो फर्स्ट लॉ है ना, Faraday's law, first law, we used to say that what he states that in a first law is the weight deposited on each electrode is directly proportional to the charge passed on the electrode. So we'll write that the amount of substance
substance deposited on each electrode is directly proportional to the charge passed on the electrode. To the charge passed on the electron. We can write like this. So that will be directly proportional to the charge passed on the electron. The weight deposited on each electrode will be directly proportional to the charge passed. चलो देखते हैं कैसे करें इसको. So the amount weight deposited will be directly proportional to the charge passed on the electrode. Charge होता है Q. और चार्ज अपन को पता है कि भाई Q will be equal to होता है the charge is equal to होता है the current that will be in amperes into the time. So अपन लिख सकते हैं that is equal to I into T लिख लेते हैं. और अपन को पता है अगर ये एम्पियर में होगा ये सेकंड्स में होगा तो इसको अपन कूलम्स में लेंगे. इसको अपन कूलम में लेंगे. कूलम इज द एम्पियर्स यूनिट ऑफ चार्ज. तो weight deposited will be directly proportional to the charge passed. तो अपन इसको लिख सकते हैं एक कांस्टेंट लिख लेते हैं इसमें. सो weight will be equal to Z into Q लिख लेंगे. So that will be equal to Z into Q लिख देते हैं अपन. Where Q is the charge, W is the weight deposited on the electrode of any substance, and Z is called electrochemical equivalent. Z is called electrochemical equivalent. So that is electrochemical equivalent. अपन ऐसे शॉर्ट में भी लिख लेते हैं कभी कभी उस Z को. That Z is called electrochemical equivalent. So electrochemical equivalent and it signifies और उसका significance भी होता है. Signifies the amount of substance deposited. The amount of substance deposited by exchange of 1 mole of charge. So by exchange of 1 mole of charge. तो ठीक है 1 mole of charge मतलब 1 mole of electron we know that it is equal to 1 farad. अपन को पता है अपन ने लिखा अपन ने पहले पढ़ा था लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि what is the charge of 1 mole of electrons that is equal to 1 farad. ये अपन को पता है. So the amount of substance, this signifies the amount of substance that is deposited by the exchange of 1 mole of electron. ये तो equivalent mass की बात कर रहा है. मतलब that will be the equivalent weight. अगर अपने पास suppose एल्यूमिनियम है तो 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन को अगर अपन एक्सचेंज करेंगे तो 27 ग्राम डिपॉजिट होगा. अगर मैग्नीशियम है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करेंगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे तो मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा 24 ग्राम. तो इधर Z सिग्निफाई करेगा कि भाई अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करोगे तो कितना चार्ज डिपॉजिट होगा, कितना मास डिपॉजिट होगा. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. सो देयरफॉर आई कैन राइट दैट Z will be equal to that is equivalent weight, that is the mass deposited by exchange of 1 mole of electron. Equivalent weight divided by 96500. That is the Z. So Z अपन को बताएगा कि कितना weight deposit हुआ by exchange of 1 mole of electron. So we write that कि भाई जैसे इसका equivalent weight कितना होगा 27/3. तो 1 mole of electron से कितना डिपॉजिट होगा 9 ग्राम. We are directly able to tell what is Z. तो Z कांस्टेंट हो जाएगा ना क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर अपन 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो उस सब्सटेंस का हमेशा कांस्टेंट रहेगा. बिकॉज जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन है उसका n फैक्टर 2 होता है, O2 का n फैक्टर 4 होता है, O3 का n फैक्टर, these all are the elements. ये आयन है तो इसका n फैक्टर 2 है, इसका n फैक्टर 4 है, इसका n फैक्टर 6 है. इसका इक्विवेलेंट वेट तो इसका एटॉमिक मास 16/2, इसका इक्विवेलेंट वेट 32/4,
इसका इक्विवेलेंट वेट ऑब्वियस सी बात है उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 6, मतलब इक्विवेलेंट वेट हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो इस नंबर से इक्विवेलेंट, अमाउंट चेंज करने से इक्विवेलेंट वेट चेंज नहीं होता है। सो z सिग्निफाई, इसलिए वो कांस्टेंट है। सो किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए z का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वो डिपेंड करेगा कि उसका n फैक्टर कितना है, इसलिए अपन ने लास्ट टाइम n फैक्टर पढ़ा था। तो ठीक है, विल राइट दैट, अपन उसमें लिख सकते हैं फिर कि भाई अगर वो n फैक्टर से कोरिलेटेड है तो अपन ऐसे लिख लेते हैं, फिर उसमें इधर लिख देता हूं मैं, देयरफॉर w विल बी इक्वल टू z कितना होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 इनटू q लिख लेता हूं। दिस इज द इक्वेशन व्हाट वी रिक्वायर, दिस इज द इक्वेशन व्हाट वी रिक्वायर। तो अपन यहां पर इक्वेशन 1 लिख लेते हैं इसको। मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूं इक्वेशन 1 को, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, w बाय इक्विवेलेंट वेट, ये वेट इन ग्राम था, इज इक्वल टू q बाय 96500, q बाय 96500। अब अपन को एक बात पता है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स, एंड वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ये इक्विवेलेंस होगा। तो ये तो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ही तो है, तो मैं इसमें लिख सकता हूं ना, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो अगर मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करना है किसी का, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर सकता है। भाई अगर मुझे या तो चार्ज दे दो तो डिवाइड बाय 96500 लिखूंगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है, या फिर आप वेट इन ग्राम दे दो कि कितना डिपॉजिट हुआ, या तो आप मुझे ये दे दो कि कितना डिपॉजिट हुआ, तो भी मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना मुझे आता है। इसका चार्ज दिख रहा है तो उसका n फैक्टर 2 हो जाएगा, तो अपन को n फैक्टर कैलकुलेट करना आता है। या फिर आप मुझे ये बता दो कि कितने एम्पियर का करंट आपने कितनी देर के लिए पास किया है, I into T, तो भी मैं बता दूंगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स को कोरिलेट करना अपन को आता है। एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ये आपका इक्वेशन 2 है, एंड वी नो दैट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एम फैक्टर, ये मैंने आपको बताया, सॉल्यूशंस में भी बताया, ये सारा पार्ट मैंने इक्विवेलेंट मास वाला पार्ट आपको सॉल्यूशंस में भी बताया था, मतलब पहले भी मैंने आपको बताया था। तो अपन डायरेक्टली इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन का मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो अपन को इसी इक्वेशन को अच्छे से पता होना चाहिए, या फिर ये फ्रॉम इक्वेशन 1 अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 1 है ना, तो आई कैन राइट दैट वेट को मैं लिख सकता हूं दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू q बाय 96500 इनटू q बाय 96500, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इधर जो वेट डिपॉजिट हुआ ना, उस मेटल का अगर मुझे डेंसिटी गिवन है और कितना वॉल्यूम, मतलब मेटल का वॉल्यूम है सॉलिड वॉल्यूम, मतलब ऐसे नहीं कर रहे पर कोई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वगैरह नहीं है, ये तो सॉलिड कितना डिपॉजिट करना है उसकी बात कर रहा हूं। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, अपन ने सिर्फ वेट को डेंसिटी और वॉल्यूम के फॉर्म में लिखा, अगर डेंसिटी इज द d इज द डेंसिटी ऑफ, यहाँ पर डेंसिटी मेटल का डेंसिटी है, क्योंकि ये वेट किसका था, मेटल का, तो ये डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम किसके हैं, मेटल के। मैं वॉल्यूम को ऐसे भी लिख सकता हूं, सो डेंसिटी इनटू एरिया इनटू थिकनेस दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू q बाय 96500, ऐसे भी लिख सकता हूं, q को I इंटू टी लिख लेता हूं, q को I इंटू टी नहीं भी लिखते तब भी पता है मुझे कि आप q को I इंटू टी लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो मैं डेंसिटी ऑफ द मेटल, एरिया कितना मेटल का जो डिपॉजिट करना है, और दिस इज द थिकनेस, वो कितना लेयर का थिकनेस डिपॉजिट करना है, तो कितना I इंटू टी अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं।
इसमें अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो इक्विवेलेंस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, या तो ये मुझे गिवन हो इक्विवेलेंस के लिए, या फिर चार्ज आप दे दो तो मैं इक्विवेलेंस कैलकुलेट कर लूंगा। अब इसका मतलब ये है, ये जो अपन ने लिखा हुआ है इसका मतलब ऐसे कि मान लो ये अपन ने गिवन था अपने पास, इसको मैं समझा रहा हूँ एक बार, ये है क्या। मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाला हूं मैं, यहां पर मैंने एनोड और कैथोड ले लिया। अब इसका एक मीनिंग समझना है कि वो है क्या। मुझे एक यहां पर अपन एक बैंगल ले लेते हैं, वो रिंग ले लिया अपन ने ऐसे, ये एक रिंग है, कॉपर रिंग, ठीक है ना। और यहां पर मैंने गोल्ड इलेक्ट्रोड ले लिया, ये डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोड ले लिया मैंने, गोल्ड इलेक्ट्रोड रॉड ले लिया, और ये कॉपर रिंग है, और यहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लिया ऐसे। मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक रिंग पे जो कॉपर का रिंग है उस पर गोल्ड की प्लेटिंग करने वाला, मैं उस पर गोल्ड की प्लेटिंग करने वाला। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ गोल्ड सोल्यूशन ले लेता हूँ। गोल्ड सोल्यूशन अपन बना सकते हैं, प्योर सोल्यूशन ऑफ गोल्ड, KuCl3 एक्वा रिएक्शन में डिसॉल्व होकर वो बन जाता है, बाद में अपन उसका गोल्ड सोल्यूशन बना देंगे। रेड कलर का होता है गोल्ड सोल्यूशन, वो बना सकते हैं। अब मान लो इसमें प्लेटिंग करना है मुझे, तो पहले मैं कहूंगा आप गोल्ड की डेंसिटी बताओ, एरिया बताओ रिंग का, मतलब एरिया मतलब सरफेस एरिया ऑफ द रिंग कितना है वो बताओ, फिर कितने थिकनेस का लेयर डिपॉजिट करना है, कितने थिकनेस का लेयर डिपॉजिट करना है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ गोल्ड अपन को पता होगा क्योंकि मोलेकुलर मास पता है, मैंने आपको बताया कि यहाँ AuCl3 का सोल्यूशन होगा, मतलब +3, तो गोल्ड का एटॉमिक मास होता है 197, डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, गोल्ड का इक्विवेलेंट वेट ये 197 डिवाइड बाय 3 अपन को पता है। अब अपन क्या करेंगे, एक फिक्स्ड एम्पियर का करंट कितनी देर के लिए पास करना है सो दैट कि ये फिनोमेना हो जाएगा, वो कैलकुलेट कर लेते। अपन ने कहा डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितना है, वो तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी अपन को पता होगा, कहीं भी डाटा मिल जाता है अपन को गोल्ड का डेंसिटी। एरिया अपन को चेक करना पड़ेगा, रिंग पे प्लेटिंग करनी है या किसी बैंगल पे प्लेटिंग करनी है या किसी ट्रे पे प्लेटिंग करनी है गोल्ड की, वो एरिया अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद अपन चेक करेंगे कि भाई थिकनेस लेयर, कितना थिकनेस लेयर का अपन को लेना है, तो वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट कांस्टेंट है, ये वाला वैल्यू कांस्टेंट होता है। बस मुझे ये देखना है कि कांस्टेंट करंट पास करते हैं, मतलब कोई भी एक करंट फिक्स कर लेते हैं, उस एम्पियर का करंट पास करेंगे कितनी देर के लिए, तो ये प्रोसेस हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू। अब उसमें अपन को मतलब मैंने क्या कहा कि भाई अपन को डायरेक्टली वेट गिवन ना होगा, वेट की जगह डेंसिटी दे दिया और वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम भी डायरेक्टली नहीं दिया, एरिया दे दिया, थिकनेस दे दिया, ठीक। तो एरिया और थिकनेस अपन बता देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, उस टाइप से डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ना पूछ के डायरेक्टली थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो उस टाइप का क्वेश्चन वो डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोड है, जितना गोल्ड डिपॉजिट होगा उतना यहाँ डिजॉल्व हो जाएगा। तो हमको पता है कि अपन ने तो गोल्ड इलेक्ट्रोड लगा रखा था, अब जितना डिपॉजिट करना है कितनी देर के लिए वो इलेक्ट्रोलाइसिस किया और कैलकुलेट कर लिया, तो वो अपन बता सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ द गोल्ड वो अपन को पता होगा, एरिया किस पे प्लेटिंग करना है, थिकनेस कितने लेयर की थिकनेस चाहिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ गोल्ड 197 डिवाइड बाय 3, करंट आप 5 एम्पियर फिक्स कर दो कितनी देर के लिए पास करना पड़ेगा, सो दैट ये प्रोसेस हो जाएगा, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई हैव डन इन दिस पार्ट, ये वाले पार्ट में। एक पार्ट अपन ने ये सीखा था कैसे इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करते हैं, और एक पार्ट अपन ने ये सीखा जिसमें अपन ने प्लेटिंग को देखा, प्रोसेस को, एप्लीकेशन जैसे देखा। तो एक तो ये हो जाएगा, ये इस राइट ना, ये इस इक्वेशन का मीनिंग था, वो मेरे ख्याल से अपन को अच्छे से समझ में आ गया कि ये इक्वेशन का मीनिंग क्या है। दूसरा अपन एक सेकेंड लॉ पढ़ सकते हैं फैराडेज का। सेकेंड लॉ फैराडेज का है कि इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू, if the same quantity of current, same quantity of charge लिख लेते हैं, of charge is passed through, ठीक है ना, of charge is passed through the electrodes or cells connected in series,
connected in series, then weight deposited on each electrode, then weight deposited on each electrode, weight deposited on each electrode is directly proportional to equal weight. Electrode is directly proportional to equal weight. Proportional to equal weight. ये हो जाएगा। ठीक है, अब कोई कुछ पूछ रहा है अपन उसका क्वेश्चन पढ़ लें। सर एक बार वो सेंटेंस जो आपने लास्ट में बोला वापस बताइए ना, लास्ट वर्ड क्या था? तो वो प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट है इसमें। तो द वेट डिपॉजिटेड ऑन ईच इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट है। तो इसमें मैंने ये कहा था कि भाई अपन ने ये एप्लीकेशन लिया था कि डेंसिटी एरिया ऑफ द यूटेंसिल्स जिस पे अपन को डिपोजिशन करना है, थिकनेस वो अपन को पता है, और ये इक्विवेलेंट वेट अपन को पता होता है, तो कितनी देर के लिए अपन करंट पास करेंगे वो अपन को यहाँ से पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सेकंड लॉ में लिखा हुआ, इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू द सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, एक से ज्यादा सेल, देन द वेट डिपॉजिटेड ऑन ईच इलेक्ट्रोड। तो मैं सीरीज बना रहा हूँ, सेल्स की सीरीज। तो देखो अगर मान लो एक सेल अपन ऐसा बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं, 2 सेल बना लेते हैं, और बहुत सारी सेल लगा सकते हैं। अब बहुत सारे सेल, जैसे आपको पता है ना, रिमोट में अपन 2 सेल लगाते हैं, एक सेल से रिमोट नहीं चलता, बिकॉज रिमोट को वर्क करने के लिए ऑलमोस्ट 3 वोल्टेज का हमको चाहिए होता है, करंट चार्ज चाहिए होता है, और एक सेल जनरली 2 वोल्ट दे सकता है, जो छोटा वाला सेल अपन रिमोट में डालते हैं। तो अपन क्या कर देते हैं, सीरीज में लगा देते हैं, 2 सेल लगा देते हैं, तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये 2 सेल लगा दिए अपन ने। तो मैंने आपसे कहा है कि अगर मैं सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करता हूं अलग अलग सेल से, इधर से भी मैंने ये ऐसे पास किया है, ये इक्विवेलेंट वेट है यहाँ पर। तो अगर मैं सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा यहाँ पर, इनमें जो सेल्स होंगे इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स रखते हैं, तो वेट डिपॉजिटेड ऑन ईच इलेक्ट्रोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस। जैसे अपन सपोज यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर मेरे पास AgCl है। अब AgCl पीपीटी होता है, इसलिए मैं इसको AgNO3 लिख रहा हूँ, और यहां पर अपन लिख लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। अपन को पता है ये सारी। तो इस पे सपोज W1 वेट डिपॉजिट होता है, इस पे W2 डिपॉजिट होता है, इस पे W3 डिपॉजिट होता है, और इस पे W4 डिपॉजिट होता है। तो अपन कहेंगे वेट डिपॉजिटेड ऑन ईच इलेक्ट्रोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। So E weight deposited is directly proportional to equivalent weight. तो अपन क्या लिखेंगे, दैट अगर सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, मतलब इतना चार्ज पास करते हैं, तो वेट डिपॉजिटेड अपॉन इक्विवेलेंट वेट, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और चार्ज का क्वांटिटी तो अपन ने सेम ले रखा है, वो तो यहीं से बता देते हैं भाई, वेट डिपॉजिटेड ऑन ईच इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, और ये चार्ज क्या है, सेम क्वांटिटी है। तो वी कैन राइट लाइक दिस, ये तो कांस्टेंट ले रखा है आपने सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करने वाले। तो E1 दैट इज W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2 इज इक्वल टू W3 अपॉन E3 इज इक्वल टू W4 अपॉन E4, ऐसे लिख सकते हैं। So if a same quantity of charge is passed on each electrode, then the weight deposited will be directly proportional to equivalent weight. ये सेम क्वांटिटी सेम है, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट अपन यहाँ डाल सकते थे। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ले लेते हैं। तो पहले वाले इलेक्ट्रोड पे W1 अपॉन E1, दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पे W2 अपॉन E3। वैसे अपन इक्विवेलेंट डायरेक्टली बोल सकते हैं, अगर आप क्वेश्चन में मुझे डायरेक्टली दे दो कि वहां पर क्या है। तो देखो आप इधर देखो, अगर मान लो अज्यूम कर लेते हैं कि आपने कहा कि भाई मैंने 1 मोल चार्ज पास किया, तो अपन को अच्छे से पता है कि यहाँ तो सिल्वर आयन डिपॉजिट होने वाला है, यहाँ तो क्या डिपॉजिट होने वाला है, सिल्वर आयन डिपॉजिट होने वाला है।
तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि सिल्वर आयन डिपॉजिट होगा तो 1 मोल चार्ज से 108 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होगा। W1 इज 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। इस सेल में वो कोई भी सेल हो सकता है। इधर नाइट्रेट आयन है तो अपन कहेंगे देखो सर नाइट्रेट आयन नहीं आने वाला है, इधर तो वाटर का रिएक्शन होगा, और वाटर का रिएक्शन होगा तो 1 मोल चार्ज से W2 जो होगा ना, ओपन का W2 विल बी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, क्योंकि यहां पर ऑप्शन लिख होगा, क्योंकि वाटर का रिएक्शन होगा ना, NO3 का रिएक्शन थोड़ी होगा। आप वेट कैलकुलेट कर सकते हो उसमें, इक्विवेलेंस इक्वेट कर सकते हो, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, आप ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप चाहें तो ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो W2 इन टर्म्स ऑफ O2 दैट इज इक्विवेलेंस ऑफ O2 वो कर सकते हैं। यहां पर मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा तो W3 जो होगा वो मैग्नीशियम से होगा, 12 ग्राम होगा 1 मोल ऑफ इससे, और फिर यहां पर वाटर का रिएक्शन होगा, अगेन O2 विल बी लिबरेटेड, तो वहां पर O2 लिबरेट होगा, बता सकते हैं। और O2 कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर अपन को कैलकुलेट करना है तो 1 मोल ऑफ चार्ज से कितना होगा। So that is about the electrolysis. That is about the electrolysis. So मुझे लगा मैंने शायद थोड़ा नीचे लिखा ना, इसे थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ऐसे बनाया था थोड़ा ऐसे, ज्यादा वैसे लग रहा था ना, मुझे लगा मतलब इसमें आ जाएगा। इधर अपन ने AgNO3 लिया था और इधर अपन ने MgCl2 लिया था, Mg सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट लिया था, वाटर भी होता। तो मैंने कहा था आपसे कि 1 मोल चार्ज पास करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है सिल्वर को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, डिपॉजिट कर दो, 108 ग्राम डिपॉजिट होगा। इसका रिएक्शन होगा तो वाटर रिएक्ट करेगा, वाटर रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसको इलेक्ट्रॉन लॉस करना है तो ऐसे होगा। अब वाटर से तो 2 हाइड्रोजन है, तो अगर अपन वाटर का रिएक्शन लिखेंगे ना, उसमें वाटर का रिएक्शन लिखेंगे तो वाटर के रिएक्शन में अपन को पता है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन से हाफ मोल O2 आता है, मतलब यहां पर 1/4 मोल O2 है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिया ना, यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा तो डिपॉजिट हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां लूज हुआ तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर गया, इलेक्ट्रॉन बाहर गया, इलेक्ट्रॉन आया, मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 24 ग्राम डिपॉजिट होगा, तो 1 मोल से 12 ग्राम डिपॉजिट होगा। फिर वाटर का रिएक्शन सल्फेट की जगह यहां लिखा था, ये लिखा था मैंने। इसका मतलब है कि अगर अपन चार्ज पास करेंगे तो मैंने तो इसको इक्वेट किया बस ऐसे, E into Q डिवाइड बाय 965, अपन को पता था W by E इज इक्वल टू होता है Q by 965। आपने कहा हर एक इलेक्ट्रोड पे जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है वो बराबर होंगे, रीजन ये वाली कांस्टेंट है सभी केसेस में, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E ना, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो अपन लिखेंगे ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है तो इसी को W1 E1 बना देते हैं, इसको W2 E2 बना देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू तो कांस्टेंट होगा सभी इलेक्ट्रोड के लिए। हो गया, weight deposited on each electrode will be directly proportional to the equilibrium weight. चार्ज तो सेम रहेगा चाहे ये लिखो या ये लिखो, अपन तो डायरेक्टली बता देते हैं। अगर आप ये बता दो किसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो और मोल्स ऑफ चार्ज दे दो कितना है, तो 1/4 मोल ऑफ O2 का मतलब 5.6 लीटर ऑफ O2 इज लिबरेटेड इन दिस, दैट इज सेकंड वन। तो अगर एक सेल से मुझे मतलब एक सेल से सपोज 1.5 वोल्ट मिल रहा है, 2 सेल को अगर सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो 3 वोल्ट चार्ज मिल जाएगा, 3 को कनेक्ट करूंगा तो 4.5 वोल्ट चार्ज मिल जाएगा, दैट इज द कनेक्टेड इन सीरीज। इसलिए अपन को सीरीज में सेल ऐड करने होते हैं, दैट इज सेकंड लॉ। ये था अपना सेकंड लॉ, ठीक है ना। अब आप बता दो कोई डाउट है तो सेकंड लॉ में, इसको भी हटाएंगे। ये आपके थे मतलब केमिकल रिएक्शंस और फैराडेज लॉ,
जो अपन ने पढ़ा, ठीक है ना। अब मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होगा। अब अपन बात कर लेते हैं, छोटा सा पार्ट, एक एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन की बात करते हैं और उस एप्लीकेशन में अपन कहेंगे कि भाई देखो, अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट, वैसे तो उसमें भी ना, लेकिन वो थोड़ा वैसे लिखा हुआ था तो मुझे लगा कि मतलब ऐसा ना थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइसिस में ना सारे क्वेश्चंस ओरली सॉल्व हो जाने चाहिए, अपने पेन चलाने की जरूरत नहीं इलेक्ट्रोलाइसिस में, सामने दिखना चाहिए अपन को क्वेश्चन की क्या होने वाला है। अब अपन कहेंगे देखो, अब अपन एक सेल बना लेते हैं और एप्लीकेशन लिखते हैं, जो पॉइंट अपन ने लिखे थे ना, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ऐसे अपन एप्लीकेशन लिखते रहेंगे। वैसे मैं एप्लीकेशन में लिख भी दूंगा। अब मान लो अपन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl अपन ने लिखा था, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl लिखा था, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, पहले तो अपन फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन NaCl। अब इसमें आप क्या पूछ सकते हैं मुझसे, क्वेश्चन क्या हो सकता है। मुझे ये तो पता था कैथोड रिएक्शन क्या है और एनोड रिएक्शन क्या है, वो भी मुझे पता था। कैथोड रिएक्शन इज Na positive plus 1 electron get converted into Na, और एनोड रिएक्शन इज Cl minus n will get converted into Cl2 और एक इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन है। आप मुझे ये बता दो कि आपने कितना चार्ज पास किया है, मैं आपको ये बता देता हूं कि कितना मास डिपॉजिट होगा। भाई अगर 1 मोल चार्ज पास किया, 1 मोल का मतलब 1 फैराडे होता है, मैं इसको हमेशा यूज कर सकता हूँ, थोड़ा फॉर्मूला रहता है तो कैलकुलेट करना भी इजी होता है। सो Q होता है, Q इंटू टी इज 1 मोल चार्ज, अगर ये 96500 ले लेते हैं अपन, तो अगर आपने 1 मोल चार्ज पास किया मतलब ये 1 फैराडे के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप 1 मोल चार्ज पास करोगे तो 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट होगा और 11.2 लीटर ये होगा, बिकॉज 1 मोल चार्ज से ये 23 ग्राम डिपॉजिट होगा, और 1 मोल चार्ज अगर ये लूज करेगा Cl माइनस आइन, तो हाफ मोल ऑफ Cl2 लिबरेट होगा। और अगर आप एसटीपी पे बोलोगे तो मैं बता दूंगा 11.2 लीटर ऑफ Cl2 इज लिबरेटेड इन दैट सेल, अगर आप मॉल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे। अब कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, अपन कहेंगे भाई नहीं मुझे तो अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछना है आपसे, कैसे, मैं कहूंगा अच्छा बताओ इसमें कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम डिपॉजिट, मास ऑफ Na डिपॉजिटेड, ठीक है, इफ 2 एम्पियर ऑफ करंट is passed for 2 hours, मेरी मर्जी, मतलब भाई 2 आवर के लिए मैंने ये किया, तो अपन कहेंगे चल कोई बात नहीं, उसमें क्या है, डब्ल्यू आपने पूछा है, इक्विवेलेंट वेट आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट वेट एक जैसा होता है, n फैक्टर 1 है ना सोडियम का, इजिकल टू आपने कितना का 2 एम्पियर का करंट, 2 एम्पियर तो 2 एम्पियर हो गया, करंट मुझे एम्पियर में लेना है और टी मुझे सेकंड्स में लेना है, सो 2 इंटू 60 हो गया मिनट्स और 60 हो गया सेकंड्स, और डिवाइड करूंगा 965 से, लो भाई मेरे पास आंसर आ गया। अगर आप 2 एम्पियर का करंट फॉर 2 आवर पास करोगे तो कितना वेट डिपॉजिट हो गया, वो आ गया मेरे पास, ये कैलकुलेट करो, इस टाइप से मैं क्वेश्चन करता हूं। और अगर अपन आपसे ये पूछोगे कि नहीं भाई मैंने तो ऐसे किया, राइट, अगर मैं कहूंगा इसी में ऐसे कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 liberated at STP, volume of O2 liberated at STP when 2 ampere of current is passed for 2 hours, ये मुझे कहो। अपन कहेंगे उसमें क्या है सर, इसी को इक्वेट करके बता देता, लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं। अपन कहेंगे देखो मुझे एक बात तो पता है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स, ये आपने अभी लिखा था, ये आपने मुझे नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स बताया, वैसे भी मुझे पता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय E इज इक्विवेलेंट्स। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ठीक है
आंसर के लिए मैं लिखूंगा Q by 96500 will be equal to number of equivalents of O2. So number of equivalents of O2 आ गया मेरे पास. Q कितना है? 2 into 2 into 60 into 60 divided by 96500. तो अपन कहेंगे सर यहीं से ले लेते ना, क्या प्रॉब्लम था? ले तो सकता था, लेकिन एक बार लिखते हैं फिर बाद में कंपेयर कर देंगे. राइट, बाद में अपन कंपेयर कर देंगे. तो बाद में अपन कंपेयर कर देंगे. तो अपन कहेंगे ठीक है, ये तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 है. तो O2 तो बढ़िया है, Cl2 लेना पड़ेगा. O2 अगर वाटर का रिएक्शन होता तो अपन O2 भी लाते. जूम हो गया ना तुम लोगों ने, कुछ कुछ ऐसे मतलब देख लेते. किसी को डाउट है तो बोलो, क्योंकि Cl2 लिबरेट हो रहा होगा ना यहाँ पर. अपन O2 क्यों लिखे? ये सोडियम है तो Cl2 बताना चाहिए, इसलिए मैं इक्विवेलेंस की बात कर रहा था. अब यही तो आपने सेकंड लॉ में लिखा था, आप इसी को इक्वेट कर देते ना तो सीधा, क्योंकि जितने इक्विवेलेंट सोडियम के इधर होंगे उतने इक्विवेलेंट Cl2 के इधर होंगे. वो तो आपने पहले ही बता रखा है. सेकंड लॉ यही तो होता है, यही तो आप सेकंड लॉ में बता रहे थे कि दोनों इलेक्ट्रोड पे एक जैसे इक्विवेलेंट पास होते हैं. और चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू करने के पहले भी आपने बताया था कि जितना इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर भी जाएगा. ऑब्वियसली बात है, वो इक्विवेलेंट तो होता है, मास डिपॉजिटेड बाय एक्सचेंज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये तो आपने पहले ही बताया. चलो ठीक है, पहले अपन बाद में बात करते हैं. अपन को एक बात अच्छे से पता है, जब अपन नॉर्मलिटी की बात करते हैं तो इक्विवेलेंट की बात करते हैं, मोलारिटी की बात करते हैं तो मोल्स की बात करते हैं. तो मैं मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास इक्विवेलेंट है, एन फैक्टर से डिवाइड कर देता हूं. मोल्स ऑफ Cl2. मोल्स ऑफ Cl2 क्या होगा? तो अपन कहेंगे आप इक्विवेलेंट्स बता दो और एन फैक्टर से डिवाइड कर देना. ये तो इसके इक्विवेलेंट्स है. डिवाइड बाय 96500 और इसको मल्टीप्लाई करता हूं इसके एन फैक्टर से. मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? तो ये आ गया अपने पास, दैट इज 2 into 2 into 60 into 60. अब ये कैंसिल भी कर सकते हैं अपन को, जीरो वगैरह ऐसे डबल जीरो. और मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं एन फैक्टर. O2 का एन फैक्टर कितना होता है? O2 इज अ गैस, इट इज अ एलिमेंट. एक ऑप्शन -2, दो ऑप्शन -4, तो 4 हो गया. लो भाई मोल्स आ गए. अब मोल्स से वॉल्यूम बताने की जरूरत नहीं है आपको. वॉल्यूम ऑफ सी इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 into 2 into 60 into 60 डिवाइड बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 22.4. ये वॉल्यूम आ गया अपने पास. लीड रेजिस्टिविटी ये हो गया वॉल्यूम. कैलकुलेट कर देता हूं. कुछ गड़बड़ किया था मैं? हाँ किया ना. एन फैक्टर से ये मोलारिटी थोड़ी है, इक्विवेलेंट्स था. ये एन फैक्टर है तो ये एन फैक्टर है 1/4. ये एन फैक्टर है 1/4. अब सही है. लो भाई, तो आपको पता चल गया कि एन फैक्टर अपन कैसे लिखेंगे. अपन को पता है एन फैक्टर हमेशा एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. अब वो कह रहा है अभी समझ में आया कि इक्विवेलेंट्स आप क्यों बता रहे थे ये वाला क्वेश्चन. हाँ तो वो तो आएगा ही ना धीरे धीरे, अपन को सब समझ में आएगा ना. तभी तो क्वेश्चन कर रहा हूँ, एप्लीकेशन में ही तो समझ में आएगा अपन को सब कुछ. तो एन फैक्टर कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो एक्सचेंज है, और ना ही कभी नेगेटिव हो सकता है. फ्रैक्शन हो सकता है. मैंने कैलकुलेशन किया तो था. तो वी आर एबल टू टेल कि भाई, अब इसलिए मैंने आपसे कहा था कि वो सेकंड लॉ में कि आप इक्विवेलेंट को इक्वेट कर दो. व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड, द इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ O2. इक्विवेलेंट ऑफ Cl2, इसमें दोनों में इक्विवेलेंट्स बराबर है. तो अपन ने कहा कि भाई आपने 2 एम्पियर का करंट किया और 2 आवर्स के लिए, तो अपन इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे. अब जितने इक्विवेलेंट सोडियम के डिपॉजिट होंगे उतने इक्विवेलेंट Cl2 के होंगे. कर लो. और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गया तो एन फैक्टर से डिवाइड कर दो, तो मोल्स आ गए. मोल्स आ गए तो 22.4 से मल्टीप्लाई करके आंसर बता. दैट इज द क्वेश्चन. अपन ने अलग अलग दो क्वेश्चन लिखे, एक बार अपन ने सोडियम के लिए, एक बार अपन ने Cl2 के लिए. तो गैसेस के लिए अपन क्या करेंगे, ये वाला पार्ट यूज कर लेंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन में देख लेंगे W by E गिवन है या I into T डिवाइड बाय 96500 से कैलकुलेट करेंगे. ये अपना प्रोसेस होगा.
अब एप्लीकेशन 2 की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl है ना। अब अपन ये लिखते हैं, तो अपन कैथोड और एनोड रिएक्शन लिखते हैं। भाई कैथोड रिएक्शन कितना होगा, तो अपन कहेंगे इसमें तो सोडियम की जगह वाटर का रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, OH माइनस साइन प्लस H2 लिबरेट करेगा। मतलब अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करूंगा तो 11.2 लीटर ऑफ H2 लिबरेट होगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो एनोड का रिएक्शन लिखते हैं, वहां पर Cl का रिएक्शन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये सेल रिएक्शन इज H2O plus Cl minus n gives you half Cl2 plus OH minus n plus half H2, ये रिएक्शन। अब मेरे पास इसमें वाटर भी है, अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो इसमें अगर वाटर भी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं ये बताने में कि वाटर का रिडक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को SRP वैल्यू के हिसाब से। और वी आर एबल टू टेल कि यहां पर जब अपन चार्ज पास करेंगे तो सपोज करते हैं अपन ने कहा कि भाई एक क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन कि यहां पर अगर अपन ने चार्ज पास किया तो बताओ कितना वॉल्यूम ऑफ H2 लिबरेट होगा, वो अपन बता सकते हैं। मतलब मुझे ऐसे गिवन था, एक क्वेश्चन ऐसे गिवन था इसमें, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 liberated when 2 ampere of current is passed for 20 seconds। कैलकुलेट कर लेते हैं, वो थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहता है। तो अपन कहेंगे आपने I इंटू टी दे रखा है, डिवाइड करूंगा तो इक्विवेलेंस ऑफ H2 आ गया, n फैक्टर H2 का 2 है, बता दूंगा क्या करना है, वॉल्यूम को बता रखा है आपने कैसे कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंस कैलकुलेट कर लिया मैंने क्योंकि एम्पियर भी दिया था, सेकंड्स भी दिया था। आप वेट पूछोगे तो वेट बता दूंगा, इधर इक्विवेलेंट रेट से मल्टीप्लाई करके। अब इधर वाटर का रिएक्शन हुआ तो वी आर एबल टू टेल कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ H2 लिबरेटेड हियर, वो अपन बता सकते हैं। हमें एक बार क्वेश्चन में एक चीज देख के अपन को पता चल गया कि जितने मोल्स H2 के बनेंगे उसके आधे मोल्स OH के बनेंगे, जितने मोल्स H2 के बनेंगे उसके आधे मोल्स OH के बनेंगे। H2 के मोल्स अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई H2 में ये जब डिपॉजिट हुआ H2O तो यहां पर H2 लिबरेट हुआ, और H2 लिबरेट होगा तो अपन को एक बात पता है कि जितने मोल्स H2 के लिबरेट होंगे उतने ही मोल्स OH बनेंगे, और जितने मोल्स OH बनेंगे मैं बता सकता हूं रिएक्शन में उतने ही मोल्स NaOH बनेंगे। तो जितने सोडियम का तो कुछ होने वाला नहीं वहां पर, सोडियम तो वैसे ही पड़ा रहेगा। मैं क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता हूं, जैसे कास्टनर गैलनर प्रोसेस होता है, NaOH बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं NaCl का, ब्राइन वाटर, NaCl सॉल्यूशन, एक्वस NaCl इज अ ब्राइन सॉल्यूशन। तो अपन ने क्या किया, NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो जब जितने मोल्स आप पास करोगे यहां पर चार्ज, तो मुझे पता रहेगा कि कितने मोल्स H2 लिबरेट हुआ, जितने मोल्स H2 लिबरेट हुआ उसका डबल मोल्स OH बनेगा। और अगर मुझे मोल्स ऑफ OH पता चल जाए तो मैं बता दूंगा कि इसमें कितने मोल्स NaOH बना, वो मैं बता सकता हूं। NaOH के कितने मोल्स बनेंगे वो बता सकता हूं मैं इसमें, तो NaOH का प्रिपरेशन बता सकता हूं इसमें। तो एक तो NaOH के प्रिपरेशन से पूछ सकते हैं, pH ऑफ द सॉल्यूशन भी पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, OH बनेगा तो जितना OH कंसंट्रेशन बनेगा उतना ही NaOH बनेगा। इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस n बता दो। तो pOH भी पूछ सकते हैं, तो pOH के लिए अपन सॉल्यूशन में ढूंढेंगे भाई pOH कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब है यहां पर क्या होगा, OH नेगेटिव, Cl तो का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, Cl माइनस इज अ स्पेक्टेड ट्राइन, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता pH में। तो OH माइनस साइन से अपन कैलकुलेट करेंगे कि सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो मुझे पता रहेगा कितना मोल्स आपने चार्ज पास किया, उसके हिसाब से मैं देख लूंगा कि कितना H2 OH माइनस साइन आया। तो
तो अपन कहेंगे 1 मोल चार्ज पास किया तो 1 मोल मतलब I इंटू जितना भी अपन I इंटू टी किया डिवाइड बाय 96500 मुझे पता चल गया कि कितने मोल्स आपने चार्ज पास किया उतने ही इक्विवेलेंट्स यहां पर वाटर का रिएक्शन होगा। जितने इक्विवेलेंट वाटर का रिएक्शन होगा उतना इक्विवेलेंट OH बनेगा। जितना इक्विवेलेंट OH बनेगा OH का n फैक्टर 1 है, वो नेगेटिव चार्ज एक दिख रहा है अपन को। अगर OH का n फैक्टर 1 है तो ऑब्वियसली बात है उसके इक्विवेलेंट्स और मोल्स बराबर है। मोल्स आ गए तो माइनस कंसंट्रेशन अपन को पता है क्या, तो इस टाइप से हो सकता है। अब दूसरी बात अपन देखते हैं। अब यहां पर जो रिएक्शन होगा ना वो क्लोरीन का रिएक्शन होगा। अब एक बात देखो, अपन एसओपी वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है ना, अपन लिखते हैं एसओपी वैल्यूज। एसओपी वैल्यूज अगर आप वाटर के लिए लिखोगे तो -1.23 होता है और Cl माइनस साइन के लिखोगे तो इट इज -1.30। ये एसओपी वैल्यूज है, ये अपने एसओपी वैल्यूज है। अगर ये एसओपी वैल्यूज हैं, है ना, कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब कंसंट्रेशन मोलैरिटी कैलकुलेट कर दो, मोल्स तो है तो आपके पास, और NaCl लोगे तो पानी दोगे ना कि कितना NaCl दिया था, उसमें होगा ना उसका पानी कितना होगा, इक्वेट कर दो। कोई मोलैरिटी चाहिए तो कर कैलकुलेट कर दो कंसंट्रेशन। मैंने आपको क्लास में बता रखा है मोल्स और कंसंट्रेशन अलग अलग बात। अगर मोलैरिटी गिवन है तो फिर अपन को वॉल्यूम का कोई रोल नहीं होता कंसंट्रेशन में, लेकिन अगर मोल्स गिवन है तो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। आपको पता तो है भाई, सॉल्यूशंस में भी बताया, पहले भी बताया कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है। सॉल्यूशन का एमएल बताओ कितना है, वॉल्यूम बता देता हूं, मोलैरिटी कितना, वो कैलकुलेट कर लो। तो फिर अपन इसको हटा देते हैं भाई, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगा कंसंट्रेशन वगैरह तुम अपने आप, तभी तो मैंने कहा मोल्स है कैलकुलेट कर ले, वो अपन कैलकुलेट। अब क्या करेंगे अपन, इसकी बात कर रहे हैं एसओपी वैल्यूज। अब ये बताओ कि दोनों में से किसका रिएक्शन होना चाहिए एनोड पे, ये एनोड है ये कहता है, दोनों में से किसका रिएक्शन होना चाहिए एनोड पे। हम्म? दोनों में से किसका रिएक्शन होना चाहिए एनोड पे, तो कहेंगे वाटर का, Cl का नहीं होना चाहिए। अपन ने किसका लिखा, Cl को लिखा आपने। भाई H2 लिबरेटेड तो अपन को पता था यहां से, वॉल्यूम ऑफ H2 ये तो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। H2 इक्वल टू इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे, 2 इंटू 20/96500 इक्विवेलेंट्स था, मल्टीप्लाई बाय 1/2 इसका मोल्स हो गया, 22.4 लीटर हो गया, ये हो गया एस्टिमेट। अब आपने यहाँ पर पूछा है मुझसे कि रिएक्शन किसका होगा, वो Cl का या H2 होगा, पता क्या होता है, रिएक्शन तो अपन Cl का ही लिखेंगे, हमने हमेशा एक वर्ष में आपको वही बताया मैंने, इसलिए आप कुछ सोचोगे भी नहीं, क्योंकि हमेशा आपने Cl के बताया। लेकिन एसओपी तो वाटर का ज्यादा है, और जिसका एसओपी ज्यादा होगा रिएक्शन तो मैं उसी का करूंगा। अगर अपन को ये वैल्यूज देते हैं और ये पूछते हैं कि किसका रिएक्शन, एसओपी अगर जिसका ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन भी उसी का होना चाहिए, बताएंगे अपन वाटर का ऑक्सीडेशन पहले होगा Cl से। तो आज तक तो आप एक्वस सोल्यूशन ऑफ वाटर में Cl ही बताते आए, पहले भी आपने यही बताया, अभी भी आप यही बता रहे हो, जबकि आपको एसओपी वैल्यूज भी पता है। तो ओनली फॉर केस ऑफ Cl, ओनली फॉर एक्वस Cl, अगर दोनों में डिपोजिशन की बात आएगी तो अपन Cl का रिएक्शन लिखेंगे, ओनली फॉर Cl बोल रहा हूं मैं बार बार, ओनली फॉर Cl।
और उसका रीजन अपन देंगे ओवर पोटेंशियल। अब एक नया वर्ड यूज कर दिया आपने, व्हाट इज ओवर पोटेंशियल। अब एक्चुअली मान लो सीएल को डिपॉजिट करने के लिए अपन को इतना पोटेंशियल देना है और वाटर को डिपॉजिट करने के लिए इतना पोटेंशियल, तो वाटर के लिए कम पोटेंशियल देना पड़ेगा, तो वाटर लिखो ना, वाटर का रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन होता क्या है ना कि हर बार एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से अपन को जितना पोटेंशियल चाहिए ना डिपोजिशन के लिए उससे थोड़ा ज्यादा देना होता है। और अगर अपन थोड़ा ज्यादा देंगे ना जितना पोटेंशियल, क्योंकि वाटर के डिपोजिशन के लिए 1.23 चाहिए, तो 1.23 से थोड़ा सा अपन को ज्यादा देना पड़ेगा। और अगर थोड़ा सा ज्यादा देंगे तो सीएल के बराबर आ जाएगा। अगर वो सीएल के बराबर आएगा तो सीएल का रिएक्शन होगा। रीजन सीएल इज एनाइन, एनाइन का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल। रिएक्टिविटी ऑफ एनाइन ज्यादा होगा अगर एसओपी वैल्यू एक जैसे है ना, नियरली है, तो भी बता रहा हूं मैं, क्योंकि इन दोनों के एसओपी वैल्यू बहुत पास है। और किसी के अगर अपन ब्रोमीन लिखेंगे तो वाटर होता है 1.23 और बीआर नेगेटिव लिखूंगा तो बहुत कम है वाटर के कंपेयर। मतलब बीआर अगर अपन लिखेंगे तो उसमें तो बहुत डिफरेंस है बीआर में, भाई ये तो -1.05 होता है वो, इन दोनों में तो बहुत डिफरेंस है, इसमें बहुत कम डिफरेंस है। तो हमें वाटर के डिपोजिशन अगर करना है तो इतना तो देना ही होता है, उससे थोड़ा ज्यादा ही रखना होता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन। सो अपन लिखेंगे ओवर पोटेंशियल, the charge required for deposition of any ion or molecule is slightly higher than its E0 value. This extra charge is called over potential. This extra charge is called over potential. Since value of SOP value of Cl minus I and H2O are very close. So, due to over potential, Cl is always deposited as compared to H2O. वो ओवर पोटेंशियल की वजह से होता है। So we can write like that कि भाई Cl में क्यों ऐसा लिख रहे हैं अपन, वो मैंने आपको बता दिया कि अपन Cl का रिएक्शन क्यों लिखेंगे एक्वस सॉल्यूशन। सो अगर आप एनसीईआरटी में भी देखोगे तो ये ना उन्होंने ऐसे बॉक्स बना के लिखा हुआ है ओवर पोटेंशियल वाला पार्ट, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ Cl के लिए है, वो ओवर पोटेंशियल सिर्फ Cl के लिए ही होता है बस, बाकी किसी और आयन में अपन को सोचना भी नहीं है ओवर पोटेंशियल के बारे में। हाँ कोई पूछेगा कि भाई बताओ इसका E0 1.05 है, तो बताओ इतना ही देंगे तो डिपॉजिट हो जाएगा क्या, अपन कहेंगे नहीं थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, वो उस टाइप से अपन बोल देंगे क्योंकि अपन ने ओवर पोटेंशियल पढ़ा। ये होगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं मुझसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl करेंगे तो बताओ टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कितने लिबरेट होंगे, तो अपन कहेंगे ठीक है इधर कितना लिबरेट हो रहा था H2, उतना ही Cl2 है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी हाफ मोल है, ये भी हाफ मोल है, जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना वॉल्यूम उसका होगा, दैट इज द इक्विवेलेंस। जितने इक्विवेलेंट यहाँ लिबरेट होंगे उतने इक्विवेलेंट यहाँ लिबरेट होंगे, बता। सो दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब अपन लिखेंगे दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वेरी डाइल्यूट एक्वस NaCl।
अब वेरी डाइल्यूट एक्वस NaCl में तो ठीक है, आप वाटर का रिएक्शन बताओगे, बताया तो है आपने कि जब वेरी डाइल्यूट लिखा होता है तो हमें सिर्फ वाटर का रिएक्शन बताना होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वेरी डाइल्यूट एक्वस NaCl। अब एक्वस NaCl क्या, आप कुछ और भी लिखोगे तो भी चलेगा, अगर आप कुछ और भी लिखोगे तो भी चलेगा, आप सॉल्ट लिखो, एसिड लिखो, बेस लिखो, किसी के लिए भी लिखोगे चलेगा। तो इसका कैथोड रिएक्शन और एनोड रिएक्शन देख लेते हैं। इसमें तो वाटर का रिएक्शन करना होता है भाई, वाटर ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वाटर ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। OH माइनस आइन प्लस OH। और एनोड पे रिएक्शन एनोड पे रिएक्शन होगा तो इट विल बी कन्वर्टेड लाइक दिस, वाइज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखता हूं और वाइज ऑफ H प्लस आइन लिखता हूं और हाफ ऑफ ऐसे ऐसे। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन वी नो H2 प्लस R, इधर 2OH माइनस एंड 2H प्लस एन से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अपन ऐसे बता सकते हैं। अब ठीक है, अपन ने चेक कर लिया भाई। सो ओवर पोटेंशियल इज ओनली फॉर Cl माइनस। हमें ओवर पोटेंशियल के बारे में सिर्फ चेंज कब करना है, जब Cl होगा, उसके अलावा कभी अपन को ओवर पोटेंशियल के बारे में नहीं सोचना है। हमने जो SOP SRP वैल्यूज लिखे हैं उसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या बताएं, अपन वॉल्यूम कैलकुलेट करना आपको आता है, इक्विवेलेंट आता है, चार्ज बता दो, बता देते हैं कितना डिपॉजिट होगा और क्या। मतलब आप ये पूछना चाहते हो कितना H2 लिबरेट हुआ वॉल्यूम या O2, आप ये बता दो कि I और T कितना है, मैं बता देता हूँ। क्यों बता दो डायरेक्टली, तो भी बता दूंगा कितना फैराडे ऑफ चार्ज अपने पास। अब इसमें ना मुझे ऐसे गिवन था, द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस liberated is 8 liters, इसको 9 liters at STP. Total volume of gases on electrolysis of water. On electrolysis of water. Calculate the time for which 2 ampere of current passed for the gases liberated. अब इन गैसेस को लिबरेट करने के लिए अपन ने कितना चार्ज पास किया हो, कितना मतलब 2 एम्पियर ऑफ करंट कितनी देर के लिए पास किया होगा वो बताना है अपन को, बता देंगे। अपन कहेंगे देखो सर, मुझे ये पता है कि दोनों पे इक्विवेलेंस बराबर होंगे और इसको देख के मैं ये बता सकता हूं कैथोड एनोड पे कि जितना वॉल्यूम H2 का होगा O2 का वॉल्यूम उसका आधा होगा, मतलब ये 2:1 के रेशियो में H2 और O2। The volume of H2 is twice the volume of O2। जो वॉल्यूम H2 का लिबरेट होगा सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज से, O2 का वॉल्यूम उसका आधा होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ H2 2/3 into 9, 6 liters, and volume of O2 लिखो 1/3 into 3 liters। ठीक, बस यही चीज अपन को कैलकुलेट करना था, बाकी सब तो आता है। बाकी सब क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू I into T डिवाइड बाय। सो अब दोनों में से ऐसे नहीं करेंगे, दोनों से कैलकुलेट करेंगे अपन। कैलकुलेट तो किसी एक से ही करेंगे क्योंकि जितना चार्ज इधर अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा। हमें तो सिर्फ चार्ज लिखना है, कितना चार्ज पास किया आपने, कितनी देर के लिए चार्ज पास किया, तो कैलकुलेट कर लेंगे ना। 2 एम्पियर, एम्पियर आपने दे रखा है, T मुझे कैलकुलेट करना है।
तो किसी एक इलेक्ट्रोड पे कैंसिल करोगे तो कैलकुलेट करोगे तो दूसरे इलेक्ट्रोड पे भी तो उतना एक्सचेंज होगा, तो किसी एक से कैलकुलेट कर लो। सो अपन ऐसे लिखेंगे इक्विवेलेंस ऑफ H2, या तो H2 से कैलकुलेट कर लो या O2 से कैलकुलेट कर लो, आपकी मर्जी। तो इक्विवेलेंस ऑफ H2 6/22.4 तो उसके मोल्स हो गए, और मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर उसका 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो n फैक्टर हो गया, उसके इक्विवेलेंट्स हो गए। और ये इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होंगे, I इंटू टी डिवाइड बाय 965 के बराबर। लो भाई आ गया, I आपको 2 एम्पियर गिवन है, टी आपको बताना है, कैलकुलेट कर दो, हो गया। भाई आपको क्या करना था, क्वेश्चन में यही तो थी मेन चीज कि भाई टोटल वॉल्यूम मुझे गिवन था, टोटल वॉल्यूम 9 लीटर्स आता है, तो अपन कहेंगे अच्छा अच्छा, जब इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ होगा तो टोटल वॉल्यूम 9 लीटर आया, कैथोड पे हाइड्रोजन आया होगा 1 मोल, तो एनोड पे ऑक्सीजन आया होगा हाफ मोल, तो वॉल्यूम जो आएंगे इनके वो 1:2 या 2:1 के रेशियो में है, उसी फ्रैक्शन में वॉल्यूम को डिवाइड कर दो टोटल वॉल्यूम। अरे भाई पूछ रहा वॉल्यूम ऑफ H2 कैसे निकाला, अब मैं गिवन है ना ये O2 ऐसे, एनोड और कैथोड पे टोटल यही दोनों तो थे, तो ये 2:1 हाफ का रेशियो है ना, तो 2:1 का रेशियो बोलो ना, तो O2 का वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम दोनों का कितना गिवन है 9 लीटर्स, तो डिवाइड कर दो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, सो इसके फ्रैक्शन कितना हो गया 2:1 है ना, सो 1 + 2 × 9 इसका वॉल्यूम हो गया, और इसका वॉल्यूम हो गया 1 + 2 1 + 9 इसका वॉल्यूम हो गया, ये लो वॉल्यूम हो गया। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि अपन तो ये लिखा तो सीधा 1:2 का रेशियो, तो ये अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अब अपन चेक करेंगे इसमें और क्या पूछ सकता है, तो बस यही पूछेंगे, बस यही पूछेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl using mercury electrode, अपन इलेक्ट्रोड मर्करी इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा मर्करी इलेक्ट्रोड यूज करने से, तो अपन कहेंगे देखो भाई मर्करी इलेक्ट्रोड अगर आप यूज करोगे तो यहाँ पर अपन ने एनोड और कैथोड ले लिया, तो इधर अपन ने मर्करी यूज किया, तो अपन क्या करेंगे, अब इधर सोडियम आयन है, वाटर है, और Cl भी है, इधर तो Cl का रिएक्शन होगा, लेकिन इधर अमलगम इलेक्ट्रोड है तो सोडियम का रिएक्शन होगा, तो ये तो अपन को पता है। तो अपन क्या करते हैं, चलो अपन को क्या फर्क पड़ेगा, अपन तो इसी से एक क्वेश्चन बना लेते हैं, हमें तो कंसेप्ट से मतलब है, जैसे आप कंसेप्ट बता रहे हैं। अब अपन को एनोड रिएक्शन पता है और कैथोड रिएक्शन भी पता है, वैसे नहीं भी लिखता तब भी आपको पता था कि आप सोडियम का रिएक्शन लिखने वाले हो, तो ये तो अपने पास है ही, सोडियम अमलगम बनेगा, और एनोड रिएक्शन जो है उसमें आप Cl- आयन से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाओगे, ये इलेक्ट्रॉन है कैथोड है। अब पता मैंने क्वेश्चन क्या बनाया इसमें, मुझे सोडियम डिपॉजिट तो करना है, लेकिन मैं उतना डिपॉजिट करना चाहता हूं ताकि वो जो ये इलेक्ट्रोड आपने मर्करी इलेक्ट्रोड यूज किया है ना, उसका एक रेशियो बन जाए एलॉय, बिकॉज देयर इज एलॉय। तो अपन से पूछा गया कैलकुलेट द टाइम फॉर विच 2 एम्पियर ऑफ करंट is passed on 5 gram of mercury electrode, so that the amalgam, so that the mass of sodium amalgam is, mass of sodium in amalgam is, mercury is, amalgam मतलब mercury is 10% by mass,
ये पूछा मुझसे। ठीक है, आप मुझसे ये कह रहे हो कि आपने मरकरी 5 ग्राम का लिया था, हम कितनी देर के लिए 2 एम्पियर का करंट पास करें सो दैट कि सोडियम डिपॉजिट हो जाए, और जब सोडियम डिपॉजिट हो तो ये इलेक्ट्रोड सोडियम कितना डिपॉजिट होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रोड में 10% बाय मास सोडियम हो। ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ेगा, कैलकुलेट करके बता देते हैं। भाई इस इलेक्ट्रोड को 10% बाय मास करना है तो सोडियम का कितना ग्राम डिपॉजिट होना चाहिए वो कैलकुलेट कर ले। कैसे, तो कर लिखेंगे आंसर। आप चाहते हो कि 90 ग्राम ऑफ मर्करी कंटेन 10 ग्राम सोडियम, ऐसे लिखना चाहते हो, ये तो चाहते हो। तो ये हो जाएगा 10% बाय मास। तो अपने मरकरी तो 5 ग्राम का ही लिया ना, हाँ तो ठीक है, 5 ग्राम में कितना सोडियम चाहिए वो देख लेता हूँ। 10/90 मल्टीप्लाई बाय 5, लो इतना ग्राम सोडियम चाहिए। भाई अगर आपने ये कहा है कि अपन को इलेक्ट्रोलाइसिस उतना करना है, इस पे डिपोजिशन ऑफ सोडियम इतना डिपॉजिट करना है 5 ग्राम मरकरी पे, सो दैट कि उसका मास 10% बाई मास हो जाए। ठीक है, तो आप ये चाहते हो ना कि 90 ग्राम मरकरी और 10 ग्राम सोडियम रहे, तो ठीक है, अपन ने इलेक्ट्रोड 5 ग्राम का लिया था, तो 5 ग्राम के इलेक्ट्रोड पे कितना ग्राम सोडियम डिपॉजिट कर ले लेते हैं, हो गया अपना। अब इतना ग्राम सोडियम डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज पास करना है वो तो अपन को पता है, आपने ए दे रखा है, टी कैलकुलेट करना है, मास आपने ये कैलकुलेट कर लिया, और सोडियम का इक्विवेलेंट उसके मास के बराबर होता है, इक्विवेलेंट मास उसका एटॉमिक मास के बराबर है। हो गया क्वेश्चन। ये लो, आपको वेट डिपॉजिट कितना करना है 50/90 मल्टीप्लाई बाय उसके डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट 23 होता है, इज इक्वल टू आई कितना है 2 एम्पियर दे रखा है, टी आपको बताना है डिवाइड बाय 965, लो टी आ गया, उसका इनफैक्टर 1 होता है, मैंने वेट अपन इक्विवेलेंट वेट किया। उधर समझने वाला पार्ट सिर्फ यही था कि आप क्या चाहते क्या हो, वो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग H2SO4, नहीं वो जरूरत नहीं है, वाटर का आपने काफी कुछ बता दिया मुझे, उससे अच्छा क्वेश्चन आप नहीं सकता। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ऑफ 50% H2SO4 और यूजिंग हाई करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी ये लिखा मैंने। ठीक है, कर भी सकते हैं अपन को, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, मतलब रिएक्शन तो मुझे पता ही है भाई, कैथोड क्या होगा, twice of H plus ion plus 2 electron get converted into H2, और एनोड रिएक्शन उसमें सल्फेट आयन का रिएक्शन होता है, सल्फेट जो होता है वो पेरोक्साइड बनाता है, ये बनेगा भाई पेरोक्साइड, ये अपन को पता है। अब अपन कहेंगे ठीक है ये रिएक्शंस हैं, क्वेश्चन बताओ कैसे आएगा, तो अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, अपन कहेंगे मुझे एक क्वेश्चन लिखना है। अब इसमें H2 लिबरेट हुआ और ये भी H2OH भी आया अपने पास। अब मुझे गिवन था क्वेश्चन में in electrolysis of aqueous H2SO4 solution, ऐसे दिया उसमें। The volume of O2 liberated, volume of H2 ना, H2 liberated is suppose करते हैं अपन तो गिवन है 50 liters, and volume of O2 liberated is 4 liters. Calculate calculate
द मास ऑफ H2S2O8, that is Marshall acid, formed in the reaction. अब ये एसटीपी पे था, वॉल्यूम एट एसटीपी, ये एसटीपी तो कभी नहीं होगा, तो ये एसटीपी वॉल्यूम लिखा है तो एसटीपी तो हो गया, फॉर्म्ड इन द सेल। ये मुझे दे। अब अपन क्या करेंगे इसमें, अपन कहेंगे देखो सर एक बात है, अपन कहेंगे इसमें कहीं O2 तो दिख ही नहीं रहा, आप O2 का वॉल्यूम दे रहे हो, इस बात तो समझ में नहीं आई। ये बात तो समझ में नहीं है कि भाई O2 भी दे रहे हो आप और यहाँ तो O2 दिख ही नहीं रहा। हाँ तो जरूरी थोड़ी है, मेरी मर्जी, मैं तो क्वेश्चन बनाऊंगा। तो ये कहा कि इसका एप्लीकेशन कैसे होगा वो देखना है। मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा देखो मुझे एक बात तो अच्छे से पता है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे ना, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे ना H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस, तो अब आपने ये दे रखा है कि एक्वस H2SO4 दे रखा है, मतलब H प्लस आइन है, H2O है और सल्फेट है। अब मेरे दिमाग में क्या आएगा कि H प्लस आइन इधर डिपॉजिट हुआ क्योंकि उसका पोटेंशियल वो तो जीरो होता है, ये रिएक्शन हो गया तो H2 लिबरेट हुआ होगा। और इधर जो है अब ऑक्सीजन, इससे तो ऑक्सीजन लिबरेट होता ही नहीं, ये तो हमें अच्छे से पता है कि भाई सल्फेट का रिएक्शन अगर होगा तो परऑक्साइड ही बनेगा, और परऑक्साइड पूछ भी रहे हो आप क्वेश्चन में। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिएक्शन तो हुआ लेकिन साथ में इसका भी रिएक्शन हुआ, क्योंकि ये लिबरेट कर सकता है O2 लेकिन ये बना सकता है H2OH2 नेगेटिव, और मुझे पहले से पता चल रहा था उसमें। अगर मैं कहता नहीं अच्छा एप्लीकेशन है, चलो मान लेते हैं इसका रिएक्शन नहीं हुआ, मान लेते हैं कि इसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो फिर सारा का सारा O2 आया। तो फिर आप ये नहीं पूछ सकते, चलो नहीं पूछा मैंने उसमें नहीं पूछा, मैंने वॉल्यूम दिए तुम्हें, तो फिर कहेंगे सर पहले एक बार बताओ, इधर ना इक्विवेलेंस ऑफ H2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ O2 होना चाहिए इन एनी कंडीशन, क्योंकि जितने इक्विवेलेंट इस पे एक्सचेंज होगा ना चार्ज, उतना ही इस पे भी होगा, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होने चाहिए। कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ H2 कितना है, वॉल्यूम हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर इज 2, ये हो गया, और इसका इक्विवेलेंट 4 बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब है पक्का उसमें कुछ और भी हुआ है, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे भाई, दोनों इलेक्ट्रोड पे इक्वलेंस होने चाहिए ना, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब है इनके अलावा भी कुछ रिएक्शन हुआ है। तो चार्ज इक्वल पास करोगे तो इक्वलेंट बराबर होंगे ना, सेकंड लॉ यही तो था, अगर इक्वल चार्ज होगा तो इक्वल होंगे ना दोनों पे, भाई जितना मोल्स इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा उतना बाहर भी तो जाएगा, तो इक्वलेंट इक्वल होंगे ना, तो वेट डिपॉजिटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वलेंट वेट, वही तो सेकंड लॉ, राइट। अब अपन कहेंगे इसका मतलब अपन को साफ साफ दिख रहा है कि इसके इक्विवेलेंस कम है, वो 30/22.4 है ना, ये 16/22.4 है, तो इसके इक्विवेलेंस कम है कितने, 14/22.4, और वो क्या रहा होगा, तो इसके साथ साथ इसमें ये रिएक्शन सल्फेट आयन का रिएक्शन, ये भी रिएक्शन, ये कितना हुआ तो अपन ऐड कर लेंगे, ये कम था, हो गया, इसका एक्स ले लेते हैं, आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका वेट पूछा है आपने बता दूंगा, इक्विवेलेंट ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना हो गया, डिफरेंस ना, ये 16 था वो 30 था, 14/22.4, therefore mass of H2S2O8, ठीक है, 14/22.4, जितना इक्विवेलेंट इसका होगा उतना ही इसका होगा, इसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड बाय वो कर दो, इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे अपन नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना मॉलिक्यूलर वेट से, इसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दो, H2S2O8,
तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? सल्फेट 96 होता है एक सल्फेट। तो 96 प्लस 96 हो गया, दैट इज 192, और 2 हाइड्रोजन हो गए तो 194। 194 हो गया, और कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं? 2, तो उसका एन फैक्टर हो गया 2। सो 194 डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई, 14 डिवाइड बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय 194 डिवाइड बाय 2। लो भाई, आपका ग्राम सा कितना ग्राम वो भी आएगा रिएक्शन में, वो आ गया अपने पास। ये था अपना क्वेश्चन भाई। एक इलेक्ट्रोड पे अगर हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है तो दूसरे पे ऑक्सीजन, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होने चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ और भी हो रहा है। आपने डाटा तो दोनों इलेक्ट्रोड का दिया था, दोनों इलेक्ट्रोड का डाटा देने का मतलब है कि वो इक्वल होना ही होने चाहिए, नहीं है तो कुछ और रिएक्शन भी हो रहा है। That is. अब ये गैस वाले भी अपन को समझ में आगे क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अब अपन एक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बाकी बाकी आप अपने आप काफी कुछ कर सकते हो। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेता हूँ। मान लेते हैं कि अब वो किसी से भी हो सकता है, पर तो सिर्फ कंसेप्ट देख रहे हैं। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, in an electrolytic cell, 500 ml of 0.1 molar Na2SO4 is present. Na2SO4, NaSO4 of that is aqueous nickel sulfate. Aqueous solution is present. ठीक है ना? If 2 ampere of current is passed for 10 seconds, calculate the molarity of, मैं concentration भी लिख सकता था, concentration of solution after electrolysis. तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद कंसंट्रेशन को बता देंगे। उसमें क्या, इनिशियली चेक कर लेता हूं कितने इक्विवेलेंट्स Na2SO4 के। सो मैं क्या करूंगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2SO4 लेफ्ट, NaSO4 है, बार-बार NaSO4 लेफ्ट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaSO4 initially present minus equivalents of NaSO4 used. ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। इनिशियली प्रेजेंट तो मुझे पता है, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी डिवाइडेड बाय 1000 इज नंबर ऑफ मोल्स, मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, 2 से मल्टीप्लाई। वॉल्यूम इनटू मोलारिटी, molarity into n factor is normality, that is number of equivalents. So volume into molarity multiplied by n factor divided by 1000 is number of equivalents. Number of equivalent used तो अपन कहेंगे कितना चार्ज पास किया था, 2 एम्पियर का चार्ज 10 सेकंड्स के लिए, डिवाइड बाय 965000. This is the charge that is Na2SO4 used. भाई आपने सेल में Na2SO4 ले रखा है, आपको पता है W/E क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। आपने चार्ज दे रखा है, आपने टाइम दे रखा है, आपने राइट ना, करंट दे रखा है, आपने टाइम दे रखा है, तो मैं चार्ज खुद ही कैलकुलेट कर लूंगा कि उस चार्ज पास करने से कितने इक्विवेलेंट्स उसके यूज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लेफ्ट आ गया ना मेरे पास, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लेफ्ट आ गया। अब इक्विवेलेंट्स लेफ्ट आ गया तो इसको कन्वर्ट कर दूंगा मोल्स में, और इक्वेट करके मोलारिटी कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो उतना ही रहेगा ना, 500 कैलकुलेट कर दूंगा। So equivalents of NaSO4 left, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये तो 0.1 है, उसको चेक कर लेते हैं, है ना, 2/10, मतलब वैसा वैल्यू है, अच्छा वैल्यू नहीं आ रहा, मतलब मैंने तो बस इसलिए लिया था कि ऐसा ना हो इसका डिफरेंस नेगेटिव आ जाए और तुम लोग मेरी जान खा दो, है ना।
ये मैंने तो इसलिए ऐसे किया था, इतना छोटा आएगा मुझे थोड़ी पता था। 2 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है, -4, इतना आ रहा है, तो बहुत कम है। कंसंट्रेशन में चेंज भी नहीं होगा, थोड़ा अच्छा ले लेना था ना अपन को। क्या करें तो? कुछ ऐसे कर लेते हैं, 10 की पावर 3 सेकंड कर देते हैं, वो करेक्शन करना ज्यादा इजी है ना। तो 10 की पावर 3 इसको कर देते हैं, तो 10 की पावर 3 करेंगे तो इधर आ जाएगा 502, ऐसा हो जाएगा ना। 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, है ना। तो ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा 508 इक्विवेलेंट लेफ्ट। therefore number of moles of Na2SO4 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.08, और मुझे इक्विवेलेंट्स गिवन थे, मोल्स कन्वर्ट करने थे, तुमको पता है n इज इक्वल टू होता है m इनटू n, इक्विवेलेंट्स गिवन है, डिवाइड कर लेते हैं, सो 1/2, ये होगा इसके मोल्स। मोल्स आ गए तो कंसंट्रेशन बता देते हैं, दिस इज इक्वल टू 500 इनटू m डिवाइड बाय 1000। लो भाई आपका आंसर आ गया, कितना मोलारिटी होगा वो चेक कर लेते हैं, कितना मोलारिटी आ जाएगा वो चेक कर लेते हैं, देख लो अगर किसी को डाउट है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमसे। फिर बाकी मैंने आपको वो डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ कुछ तो बता ही दिया था, है ना। डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोड के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, वहां पर जो हमने एप्लीकेशन जैसे देख लिया था कि दैट इज डिपोजिशन ऑफ गोल्ड ऑन द रिंग और बैंगल्स वगैरह पे कैसे डिपोजिशन करते हैं। तो ये अपना एप्लीकेशन वाला पार्ट था, तो अपना इलेक्ट्रोलाइसिस वाला पार्ट अज्यूम कर सकते हैं खत्म हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला पार्ट अपना खत्म हो गया, वो अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस वाले पार्ट के बाद अब इसमें एक छोटा सा पार्ट बचेगा, NiSO4 Na2SO4 नहीं है, NiSO4 लिखा ना। तो अब अपन लिख सकते हैं दैट इज इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस वाला पार्ट एक है, उस इलेक्ट्रोलाइसिस वाले कंडक्टेंस वाले पार्ट को भी खत्म कर लेते हैं, तो फिर चैप्टर ही खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी डाउट्स के लिए कहा था हमने कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डाउट्स करेंगे, अब इसमें अपन को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस करना है, तो अपन डाउट्स कब कर सकते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि डाउट्स करना कंपलसरी होगा ना, क्योंकि अपन इलेक्ट्रोलाइसिस भी खत्म कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी खत्म हो गया और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी खत्म हो गया, दोनों खत्म हो गए तो डाउट्स जरूरी है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे आगे चलते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे आगे। तो मैं इस पार्ट को हटाता हूँ, ये इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और बाकी कोई क्वेश्चन होंगे तो वो आप करोगे सॉल्व, अब आपको काफी कुछ समझ में आ गया कि एप्लीकेशन बनते कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो फिर आप अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। अब अपने पास ये चॉइस है कि अपन डाउट्स करें या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ें, क्या करना चाहिए अपन को, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस शुरू कर लें, और डाउट्स के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम, क्या करना है अपन को, बताओ भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के लिए तो अपन पढ़ना है, नहीं डाउट्स तो करने हैं, डाउट्स तो करने हैं। अच्छा, डाउट्स अगर चैप्टर खत्म हो जाएगा तो अपन डाउट्स कर सकते हैं, या डाउट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लास कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्लास में, लेकिन आप टाइम का थोड़ा सा चेक करना कि भाई मैं टाइम ना, आपको वो टाइम कोई भी हो सकता है, पर कोई भी ऑड टाइम भी होगा तो भी चलेगा, आप अपने डाउट्स रखो तैयार,
तो मैं डाउट्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम आपको दे दूंगा, तो अपन डाउट्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम कर सकते हैं। ये तो फिर अपन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस शुरू करते हैं करके, ठीक है ना। अर्ली मॉर्निंग की बजाय लेट नाइट होगा तो भी चलेगा ना। हाँ, मुझे भी लग रहा है काफी कुछ पढ़ लिया, लेकिन बेटर है कि अपन ना थोड़ा सा और पढ़ते रहे। कल एक ही क्लास है, हाँ, तो कल अपन डाउट कर सकते हैं फिर। अगर कल एक ही क्लास है तो कल अपन डाउट कर लेंगे, आप सारे मैदान में। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। अपन शुरू करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, अब वैसे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस समटाइम्स इट इज लाइक दैट ना, पर चलेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नया चैप्टर थोड़ी है, तो कंटिन्यूएशन है, तो कितना भी टाइम बचा हो मतलब फर्क नहीं पड़ता ना उससे, चलेगा ना, जितना खत्म होगा उतना ही अच्छा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है वैसे तो, अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अपन ने केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट किया, ठीक है ना। अपन ने फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मतलब बाहर से एनर्जी देके इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया। अब अपन पढ़ने वाले हैं कि जो सेल के अंदर जो आयंस होते हैं, वो आयंस जो अपन पढ़ रहे थे कोई सॉल्यूशन में या लाइक दैट ना मॉल्टन स्टेट में, तो इनका जो मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड, जो मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड, वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स जिस पे वो डिपेंड करता है, द मूवमेंट ऑफ, राइट। तो जो इलेक्ट्रोड का मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ आयंस टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड, वो कितने फैक्टर पे डिपेंड करेगा, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग, या कैसे अपन को कंडक्टेंस पढ़ना है, वो सारी चीजें अपन को इसमें डिस्कस करनी है। उसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो अपन बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपन सीधा सीधा लिखते हैं, द पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट electricity. So the power of electrolyte to conduct the electricity is called electrolytic conductance. उसी को कहते हैं electrolytic conductance. To conduct electricity is called electrolytic conductance. अब अपन अगर कंडक्टर्स की बात करें तो मेटेलिक कंडक्टर भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स भी होते हैं। तो अगर अपन चेक करेंगे तो कंडक्टर्स मेटालिक भी होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक भी होता है। मेटालिक कंडक्टर में जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, सो कंडक्टेंस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, due to movement of electrons, movement of electron on surface of the metallic conductors. इसमें conductance is due to movement of ions in aqueous and molten state. तो इसमें एक्वस और मॉल्टन स्टेट में मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से ही कंडक्शन होता है। तो इसमें तो कैटाइंस और एनाइंस जो होते हैं वो यूज होते हैं, और कभी कभी इलेक्ट्रोड भी यूज हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रोड कभी यूज नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन यूज होता है। सो द इलेक्ट्रोड never take part, or the metal never take part in the chemical reaction, never take part in chemical reaction, ठीक है ना। इसमें
electrode can decompose or its mass can increase. So mass of electron, metal electron can change. डिपेंडिंग कि उस पर डिपोजिशन हो रहा है तो मास बढ़ेगा और वो डिसॉल्व हो रहा है तो मास कम हो जाएगा. तो उस टाइप से अपन बता सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. टेम्परेचर बढ़ाने से मेटालिक कंडक्टर्स का कंडक्टिविटी बढ़ता उसमें कम हो जाएगा मेटालिक कंडक्टर्स का, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो होता है वो बढ़ता है. सो कंडक्टेंस इंक्रीजेस, it increases with increase in T, with increase in T in temperature. But इसमें डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. वो इसलिए ना क्योंकि मेटालिक कंडक्टर्स में वो फिजिक्स में भी काफी आप पढ़ते होंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर पे तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा. तो अपन कहते हैं टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस बढ़ेगा तो कोलाइजन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, और कोलाइजन बढ़ेगा तो वो रैंडमली मूव करना शुरू कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. तो टेम्परेचर बढ़ाने से मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि उनके आपस में अगर कोलाइजन होंगे तो कोई भी इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जा पाएगा, कोई भी इजीली मूव नहीं कर पाएगा. इसमें क्या होता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से इनका हाइड्रेशन कम हो जाएगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगा, उस टाइप के काफी सारे फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं. So it increases with increase in temperature. इसमें it increases with increase in temperature. तो इसी को लिख लेते हैं. So we can write that. और बिल्कुल वैसे ही इसमें जैसे इसमें रेजिस्टेंस होता है वैसे इसमें भी अपन रेजिस्टेंस बता सकते हैं. मतलब रेजिस्टेंस तो दोनों ही केस में बताएंगे, चाहे वो मेटालिक कंडक्टर हो या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, बिकॉज रेजिस्टेंस मींस द डिक्रीज इन द कंडक्टेंस. तो जहां रेजिस्टेंस होगा वहां कंडक्टेंस तो होगा, वाइस वर्सा. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आल्सो फॉलोज द ओम्स लॉ. जैसे मेटालिक कंडक्टर फॉलो करते हैं ओम्स लॉ, वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आल्सो फॉलोज ओम्स लॉ. As we can write that electrolytic conductors also follows the Ohm's law. So they will follow the Ohm's law. Electrolytic conductors also follows Ohm's law because वहाँ कंडक्टेंस की बात करेंगे अपन रेजिस्टेंस की बात करेंगे. Ohm's law V is equal to IR as the metallic conductors follows. As the metallic conductor follows. ठीक है ना, वो भी फॉलो करते हैं, ये भी Ohm's law फॉलो करते हैं. अब अपन ये चेक कर लेते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, क्योंकि हमें मेटालिक कंडक्टर ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमको इलेक्ट्रोलाइट से डील करना है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी. सो अपन लिख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द है ना, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द. सो फॉर फैक्टर्स अफेक्टिंग द, ये फैक्टर्स लिखना था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द that is electrolytic conductors. So what are the factors which are affecting the electrolytic conductors? अब फैक्टर्स अफेक्टिंग का मतलब हो जाएगा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस को कम करेंगे. तो एक तो होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. अब सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का मतलब होता है विस्कोसिटी, मींस विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड. जिस लिक्विड में अपन ने सॉल्यूशन बनाया ना, अगर उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है तो मूवमेंट ऑफ आयंस कम होता है. अगर उसका थिकनेस ज्यादा है तो उसका अट्रैक्टिव फोर्स फॉर द आयंस ज्यादा होगा, तो मूवमेंट ऑफ आयंस कम होता है. तो
means viscosity of the liquid. Electrolytic conductance is अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, अगर थिकनेस ऑफ द लिक्विड ज्यादा है, अगर पार्टिकल में अच्छा ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो फिर उस केस में मूवमेंट ऑफ आइंस कम होगा। दूसरा तो लिख सकते हैं भाई सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन का मतलब हो गया दैट इज द अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायंस एंड आयंस। अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड आयन। तो कैटायन और आयन का अट्रैक्शन तो होगा क्या ना कि एक सेल में अपन कहेंगे कैटायन यहां जाना चाहता है और एनायन उसे पुल कर रहा है, ये यहां जाना चाहता है, लेकिन कैटायन यहां जाना चाहता है, एनायन उसको पुल कर रहा है। अगर एनायन उसे पुल करेगा तो कैटायन मूव नहीं कर पाएगा उसकी तरफ। So that is the interaction among the cations and anions. That is what we mean by the interaction between the solute-solute interaction. तो जो cation और anion का interaction है, उसको अपन कहते हैं solute-solute interaction. तो अगर इन दोनों के बीच में attraction ज्यादा होगा तो conductance कम होगा फिर, क्योंकि फिर वो इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं कर पाएगा ना डिपोजिशन के लिए, तो उसका conductance कम होगा। So electrolytic conductance is inversely proportional to that. Electrolytic conductance inversely proportional to solute-solute interaction, that is attraction between the ions. Between ions, तो उससे भी ये inversely proportional हो जाएगा। अब एक हो जाएगा भाई, आपने सॉल्वेंट की बात की, आपने सॉल्यूट की बात की, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात भी करो तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की बात करूंगा तो आप कह रहे हो कि मान लो वाटर में अपन ने HCl को डिसॉल्व किया या किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया, तो अगर कैटायन और एनायन का हाइड्रेशन ज्यादा होगा, मतलब अगर वो सॉल्वेंट ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कैटायन और एनायन को, सॉल्वेंट ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या हाइड्रेशन होगा, मान लो अपने पास सोडियम है, अगर इसका हाइड्रेशन ज्यादा हो गया, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स इसके सराउंड में ज्यादा आ गए, तो फिर वो इलेक्ट्रोड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ने उसे कवर कर रखा है। तो अगर सॉल्वेंट आयन से ज्यादा इंटरेक्ट हो गया तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा। इट इज हाइड्रेशन ऑफ आयंस, उसको बोलते हैं। तो अगर हाइड्रेशन ज्यादा होगा आयंस का तो कंडक्टेंस कम होगा। सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन, हाइड्रेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाउ विल यू कंपेयर, अब अपन से क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हाउ विल यू कंपेयर द अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, राइट ना। तो अपन से पूछा जा रहा है कि हाउ विल यू कंपेयर द अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, तो ठीक है ना। बट अट्रैक्शन बिटवीन द Cl नेगेटिव आयन एंड सोडियम विल बी लेस एज कंपेयर टू द मैग्नीशियम एंड क्लोराइड आयन, विल बी लेस एज कंपेयर टू द मैग्नीशियम एंड द सल्फेट आयन। चार्ज से चेक कर लो, जिसका चार्ज ज्यादा है उसमें अट्रैक्शन ज्यादा है। कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, हाइड्रेशन भी ज्यादा होगा और सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन भी ज्यादा होगा। तो मैं तो चार्ज से चेक कर लूंगा। अगर चार्ज सेम है तो छोटा सा इस चेक कर लूंगा, NaCl का अट्रैक्शन आपस में ज्यादा होगा पोटेशियम क्लोराइड से, वैसे चेक कर लूंगा अगर मुझे चेक करना है। और अगर मान लो अपन ने ऐसे किया, टेम्परेचर इफेक्ट, तो अपन कहेंगे देख भाई, अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो द अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट एंड द आयन ब्रेक हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाने से तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ये तो ब्रेक हो गई, मतलब ये कम हो जाएगा, हाइड्रेशन कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन भी कम हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्शन था, कैटायन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन था वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उधर एनर्जी मिलेगी ना उनको।
टेम्परेचर बढ़ाने से वो भी कम होंगे, और टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होता ही है, तो बंदा फिजिक्स में ही पड़ा हुआ। इंक्रीज द टेम्परेचर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस, विस्कोसिटी पड़ा हुआ है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये भी कम होता है, ये भी कम होता है, ये भी कम होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से ये कम होता है तो ये बढ़ेगा, ये कम होता है तो ये बढ़ेगा, ये कम होता है तो ये बढ़ेगा। मतलब ओवरऑल वो तो पहले ही लिखा था आपने, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। सो टेम्परेचर बढ़ाने से सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कंडक्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाओ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ेगा, बिकॉज ये सारे फैक्टर्स कम होंगे जो रेजिस्टेंस बढ़ा रहे थे, सारे के सारे फैक्टर्स कम हो रहे थे जो रेजिस्टेंस बढ़ा रहे थे। अब अपन कहेंगे ठीक है आपने टेम्परेचर लिखा, क्या प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा क्या? प्रेशर का, pressure is no effect on solution as no effect on solutions। ये बात अपन ने लिक्विड सॉल्यूशंस में भी लिखा था। और अगर मान लो मैं कहूंगा नहीं नहीं मैंने बहुत प्रेशर अप्लाई किया, हाँ तो ठीक है, एट वेरी हाई प्रेशर, बट एट वेरी हाई प्रेशर, अगर मैंने बहुत हाई प्रेशर लगाया तो ठीक है, थोड़ा सा विस्कोसिटी बढ़ा देना भाई, क्या होगा, कंप्रेशन हो जाएगा लिक्विड का, और क्या, तो उससे क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ेगा और कुछ नहीं। द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन मे इंक्रीज, उसमें भी अपन मे लिख रहे हैं, viscosity of solution will increase। So electrolytic conductance may decrease। वो डिक्रीज हो सकता है, मतलब अगर नो इफेक्ट वाला ऑप्शन नहीं है तो अपन डिक्रीज वाला ऑप्शन लगा देंगे, वरना अपन को लिखना चाहिए क्योंकि अपन को पता है कि अगर एक गिलास में पानी ले लें उसे कितना भी अपन कंप्रेस करें ना, पानी का वॉल्यूम कंप्रेस नहीं होता। बहुत हाई प्रेशर लगाने से शायद मतलब वो पैकिंग बढ़ जाए शायद, तो अपन उसमें ऐसे बता सकते हैं कि ये तो बता सकते हैं। So this is about the factors which are affecting the electrolytic conductance। So इसको अपन कहते हैं factors which are affecting the electrolytic conductance। अब अपन इसमें पढ़ सकते हैं the relation between, क्योंकि अब कुछ words जो अपन ने ओम्स लॉ में भी पढ़े हुए हैं और फिजिक्स में भी पढ़े हुए हैं, उसमें थोड़ा सा अपन को पढ़ना होता है। तो अगर अपन चेक करेंगे तो अपन लिख सकते हैं what is conductance, what is we are talking about electrolytic conductance। conductance लिखूंगा तो अपन electrolytic conductance ही assume करेंगे, not the metallic conductance, ठीक है ना। तो what is conductance, what is right resistance, है ना, और what is कुछ ऐसे terms अपन चेक करेंगे, वो terms क्या होते हैं। So we are going to discuss the terms जो अपन को पढ़ना है। एक तो होता है conductance, right, the power of electrolytic solution। Given electrolytic solution to conduct electricity, to conduct electricity, उसका अपन कंडक्टेंस बोलेंगे। कभी कभी अपन ऐसे भी यूज करें, कंडक्टेंस को अपन सी से यूज कर सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस को लैम्डा से डिनोट करते हैं, इधर एम भी लिख लेते हैं, ऐसे लैम्डा से डिनोट करते हैं ऐसे, और एम ऐसे लिख लेते हैं। द पावर ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन टू कंडक्ट। अब मोलर कंडक्टेंस का मतलब आपको पता है, मोल्स फिक्स करोगे, द पावर ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को अपन स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, इसको कप्पा से डिनोट करते हैं, के जो होता है वो कप्पा होगा। द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन of solutions present in 1 सेंटीमीटर क्यूब, अपन 1 ml लिख लेते हैं क्योंकि 1 सेंटीमीटर और 1 ml अपने लिए एक ही बात है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस प्रेजेंट है उनका जो कंडक्टेंस होता है उसको अपन कंडक्टिविटी बोलते हैं। सो द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, द कंडक्टेंस ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, ions in solution present in 1 centimeter cube is called conductivity। तो अगर मुझे किसी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी गिवन है तो इसका मतलब है 1 ml में कितना कंडक्टिविटी है वो मुझे गिवन है, तो 100 ml में कितना होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या जो भी वॉल्यूम गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई करके बता दूंगा कि टोटल वॉल्यूम, टोटल सॉल्यूशन का कितना कंडक्टेंस होगा। इट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको अपन स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस, it is always inverse of conductance, inverse of conductance, ये ओम्स लॉ वगैरह में भी हमने देखा है कंडक्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टेंस का इनवर्स होता है। कंडक्टेंस को कुछ भी लिख सकते हैं, या आप C को 1/R लिख सकते हैं। सेल कांस्टेंट, cell constant actually that is the cell, the electrolytic cell, so the parameters of electrolytic cell used to calculate the electrolytic conductance, the electrolytic conductance उसको अपन कहते हैं cell constants, electrolytic conductance। तो एक जो सेल अपन अज्यूम करेंगे ना, वो सेल को अपन ऐसे अज्यूम करेंगे सो दैट कि सारा का सारा सॉल्यूशन कैथोड और एनोड के बीच में आ जाए। बाद में अगर कोई और अपन को डिस्कस करना पड़ा तो अपन वो भी डिस्कस कर लेंगे, मतलब अपन जो सेल अज्यूम करेंगे वो ऐसे अज्यूम करेंगे। अपन जो अज्यूम करेंगे वो ऐसे अज्यूम करेंगे। क्यूबिक फॉर्म में लेंगे, और जो ये वाले फेस होंगे ना, ये वाला फेस और ये वाला फेस, इसको ये अपन कैथोड और एनोड मान लेंगे। ये अपना एनोड है और ये फेस अपना कैथोड है, और सारा का सारा सॉल्यूशन जो है वो इन दोनों के बीच में होगा। तो ये अज्यूम कर लेंगे कि सारा का सारा सॉल्यूशन जो है वो इनके बीच में होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसका एरिया ए हो जाएगा और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज एल। तो अपन ले लेंगे भाई ये एल सेंटीमीटर है लेंथ, ये भी एल ले लेते हैं और इसको भी एल बना लेते हैं, हाइट को भी एल बना लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो मैं सेल कांस्टेंट के लिए ए इज एरिया ना एल स्क्वायर हो जाएगा। सो वेयर ए इज एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, है ना, of the electrode on which electrolysis takes place, electrolysis take place। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो सॉल्यूशन से भरा हुआ है तो ये सॉल्यूशन इस पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आके इस पे डिपॉजिट होंगे, इधर कैटायंस इधर एनायंस। तो सेल इस टाइप से अज्यूम करेंगे। तो सेल कांस्टेंट जो है जनरली अपन उसको लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, between electrode divided by area of electrode।
ये अपन सेल कांस्टेंट लेते हैं। तो जनरली जो अपन को सेल कांस्टेंट लेना होता है वैल्यू, वो सेल कांस्टेंट की वैल्यू अपन को ऐसे लेनी है। सो अपन सेल कांस्टेंट को जनरली डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड अपन L by A लिख लेते हैं जनरली। सो सेल कांस्टेंट इज L by A। इस टाइप से अपन सेल कांस्टेंट बता देते हैं। अब एक बार इन सब में आपस में रिलेशन चेक करते हैं कि भाई रेजिस्टेंस कैसे पढ़ेंगे अपन, और रेजिस्टेंस क्या होता है अब अपन चेक कर लेते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो कैसे अपन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। मतलब अब रेजिस्टेंस कैलकुलेशन कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस का मोल कंडक्टेंस कंडक्टिविटी ये सब वो अपन को करना होगा। तो यहां से आगे अपन नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं। ठीक है, इतना रुक जाता है क्योंकि बाकी बच्चों का भी काफी क्लास था ना। ठीक है, ठीक है, चलो भाई, तो अब क्लास स्टॉप कर लेते हैं। मैं डाउट क्लास बताऊंगा। चलो, थैंक यू। चलो लेक्चर भेज दूंगा बिल्कुल। ओके।